सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय, सभी को राधे राधे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जहां पर हम सभी लोगों ने बार बार मुबारकबाद दी है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, जितने अच्छे तरीके के साथ उन्होंने इस ऑपरेशन को चलाया, जिससे कि हम भारतवासी जो है आज ये बताने के लिए पूरे वर्ल्ड में इस समय हमने साबित किया है कि भाई हमारा डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है। इसी बीच में हमारे जम्मू के ऊपर लगातार हमले हुए हैं और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान ने इस बार टारगेट मैक्सिमम जम्मू को किया। आपने मैक्सिमम रोज देखते थे ड्रोन्स आ रहे हैं और भारत जम्मू की तरफ जो आकर जम्मू के बड़े मेजर एरियाज को अटैक करने की कोशिश की है। वो तो चलो हमारे डिफेंस सिस्टम और सबसे बड़ी बात हमारी बाघ वाली माता जिन्होंने हमारी रक्षा की। लेकिन पाकिस्तान का क्या कारण था मेजर जम्मू के ऊपर अटैक करना, और भी कुछ और सवाल रहेंगे। मैं आज डॉक्टर विकास पादा जी से बात करूंगा, जो मैक्सिमम हम ट्विटर पे कई बार इनको सुनते हैं और कई बार बेबागी से अपनी बात रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जम्मू को मैक्सिमम इस बार पाकिस्तान ने जो है टारगेट किया है और हमारे यहाँ पे इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पुंछ में बड़ा नुकसान हुआ है। आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? आशीष जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं जिन हमारे बहादुर सैनिकों ने, हमारे सिविलियंस ने बलिदान दिया है अपना इस सारे घटनाक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। उसमें प्रमुख तौर पे हमारे एक डॉक्टर, हमारे सीनियर जो एडिशनल डीसी थे राजौरी में, डॉक्टर राजकुमार थापा, उन्होंने अपना बलिदान दिया। और बहुत सारे जो एक दर्दनाक एक कहानी भी है, दो बहन भाई जो पुंछ में थे, तो बहुत से मासूम लोगों ने अपना बलिदान दिया। और हमारी फोर्सेस में, और जो उधमपुर में जो एयरफोर्स स्टेशन में जिन्होंने बलिदान दिया, मैं कुछ 7-8 महीने पहले मैंने एयरफोर्स स्टेशन में एक कैंप किया था, मैं उनसे मिला था, तो उन्होंने भी अपना बलिदान दिया। मैं उन सब की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। और मैं देशवासियों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो हम आराम से आज बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो ये सब इन लोगों के कारण है, इनके बलिदान के कारण है कि आज हम जिंदा हैं और आज हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो ये जो हम बात करते हैं कि ऐसा हो गया, कमेंट्स कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, हमें वो बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ करने चाहिए। ये कोई अगर आज कहते हैं फ्रीडम इज नॉट फ्री, तो वो एडवांस में ये लोग हमारे लिए फ्रीडम लेके आते हैं, क्योंकि इनकी जो इन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस देश के लिए दिया होता है, और वो पास्ट में भी हुआ है, अब भी हुआ है और फ्यूचर में भी होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, आप भी हमेशा कहते हैं कि हम आर्म्ड फोर्सेस की हमेशा इज्जत करें, क्योंकि ये हैं तो हम हैं। तो ये सबसे पहले मैं इससे बात शुरू करूंगा। रही बात जो पाकिस्तान ने जो हम दुस्साहस किया अभी पिछले दिनों में हमने देख लिया, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि पाकिस्तानियों के मन में जम्मू रीजन के लिए कितनी नफरत भरी है। तो मैं एक दिन सोच रहा था कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि अटैक तो उन्होंने हर जगह किए, लेकिन जितना फियर्स अटैक जम्मू रीजन में हुआ, जम्मू रीजन मींस मैं 10 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करता हूं, उसमें पुंछ राजौरी हमारा भाग है, मैं पूरी डिवीजन की बात कर रहा हूं, तो उसको टारगेट किया, कठुआ से लेके पुंछ तक पूरी तरह, मतलब कोई कसर नहीं रखी इन्होंने कि इसको तहस नहस करने से कोई कसर छोड़ी जाए। तो यदि ये हमारा डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो आज शायद हम भी बात नहीं करने के लिए जिंदा रहते। तो मैं ये सोचने में जब गया तो बात आ गई 1947 पे, मेरी बात आ गई कि जब पाकिस्तान की पूरी मंशा थी कश्मीर को अपने साथ लाने की, तो उसका वो जो ये मंसूबा जो कामयाब नहीं हुआ, तो उसके पीछे जम्मू था। सबसे पहले महाराजा हरि सिंह थे, जिन्होंने 1931 में ही ऐलान कर दिया था कि वो भारतीय हैं। उसके बाद वो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वहां से ये कहानी शुरू हुई थी कि जम्मू कश्मीर हमेशा भारत के साथ रहा है। तो 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन महाराजा हरि सिंह ने साइन किया, और जो 10,000 की जो ये संख्या लेके पाकिस्तानी आए थे अपने फौजियों को लेके कश्मीर पे अटैक करने के लिए, तो उनको रोकने के लिए 100 डोगरा, सिर्फ 100 डोगरा सैनिक स्टेट फोर्सेस के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की अगुवाई में, उन्होंने 22 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन हुआ, तो इन पाकिस्तानियों को कश्मीर में श्रीनगर पहुंचने से रोका।
तो ये दूसरा कारण कि ये जो इन्होंने फोर्स लगाई भी, हमला भी किया, उसको कामयाब करने वाले जम्मू के डोगरे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन करने वाला जम्मू का डोगरा राजा महाराजा हमारे। और उसके बाद भी जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन भी हो गया तो कश्मीर की ओर से तो कंडीशनल इंटीग्रेशन की बात होती थी कि हमें स्पेशल स्टेटस दीजिए, हमें स्पेशल पावर्स दीजिए, जिसके कारण 370-35 से हमारे संविधान में आया। लेकिन तब भी हमारी जो पहली जम्मू की रीजनल पार्टी थी, जम्मू कश्मीर प्रजा परिषद पार्टी, उन्होंने एक आंदोलन लॉन्च किया, एक विधान एक निशान एक संविधान का, कि यहाँ पे एक प्रधान, एक ही जो भी इंटीग्रेशन होगी वो फुंड और फाइनल होगी। और वो आंदोलन चला और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वो बलिदान दिया, शेख अब्दुल्ला को जेल में जाना पड़ा, तो ये चीजें क्लियर हुई। और वो जो एक आंदोलन चलते चलते, एक मैं कह सकता हूं कि जो कश्मीर को भारत से जोड़ने वाला जो एक पुल था, वो जम्मू था, वो जम्मू के डोगरा थे, जिन्होंने तिरंगे की आन बान शान तिरंगे को पकड़े रखा। 1949, 51, 52, 53 में भी गोलियां खाई तिरंगा पकड़ने के लिए। जो खोर में, अखनूर में जो खोर है, वहां पे उनका स्तंभ बना हुआ है, जिन लोगों ने सिर्फ तिरंगा हाथ में पकड़ा और उनको मारा गया, तो वो जम्मू के डोगरे थे। तो उन्होंने ही वो जोत जला के रखी। आतंकवाद का यहाँ पे कितना तांडव हुआ, जम्मू रीजन भी उसमें पाकिस्तान ने कोशिश की, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, लेकिन वो जम्मू के लोग ही थे, जम्मू के रेजिडेंट थे, उन्होंने उखाड़ के फेंका पाकिस्तान का आतंकवाद, और पाकिस्तान के डिजाइन फेल हुए। ये एक और रीजन था। और सबसे बड़ा रीजन जो 2019 में जो हमने ये नेशनलिज्म की जोत जला के रखी जम्मू के लोगों ने, वो एक ये जो बीच में एक दरार बना दी गई थी 35 से और 370 की, वो उखाड़ के फेंकी गई। वो सब जम्मू के लोगों का और डोगरों का उसमें कंट्रीब्यूशन है। और मुझे लगता है कि वो जो एक एक्यूमुलेटेड गुस्सा था पाकिस्तान के मन में, जो भड़ास थी, जो इकट्ठा हुआ था, 65 में भी इन्होंने निकाली है, 71 में भी कोशिश की है इन्होंने, जो भी की है, हमारे अखनूर पे अटैक किया, सारा करने की कोशिश की। लेकिन जो इस बार इन्होंने जम्मू रीजन को स्पेसिफिकली टारगेट किया, साम दाम दंड भेद सब लगा दिया इन्होंने कि जम्मू को खत्म किया जाए। लेकिन ये जो कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो यहाँ पे एक ब्लेस्ड भूमि है जम्मू, माता बावेली माता का आशीर्वाद है, माता वैष्णो का आशीर्वाद है, सुकराला माता है, शक्ति, लैंड ऑफ शक्ति, शिव। तो यहाँ के जो स्पिरिचुअल लोग हैं, उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई दी कि हमारे पास हथियार नहीं थे लेकिन हम बच गए, तो वो सिस्टम बन गया। लेकिन फिर भी इन्होंने, इन कायरों ने निहत्थे सिविलियंस को पुंछ, राजौरी में टारगेट बनाया, क्योंकि ये नहीं कि शेलिंग के डायरेक्ट उसमें थे। और वहां पे हमारे गुरुद्वारा को टारगेट किया गया, हमारे ग्रंथी जी थे उनको टारगेट किया गया, उन्होंने अपना बलिदान दिया। कितने सिविलियंस का, छोटे छोटे बच्चों का बलिदान, स्कूल को टारगेट किया, क्रिश्चियन स्कूल को टारगेट किया। तो ये एक धर्म से प्रेरित की पर्टिकुलर नॉन इस्लामिक धर्मों को टारगेट करके इन्होंने अपनी औकात दिखा दी। और ये जो बोलते हैं कि ये फ्रीडम स्ट्रगल है या पॉलिटिकल इशू है या कुछ है, नहीं, इन्होंने बता दिया कि ये कौन सी लड़ाई है और किस आतंकवाद का धर्म है कि नहीं है। तो ये सारा हमने जो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो एक्यूमुलेटेड इनको जो एक मन में बैठा हुआ है पाकिस्तान के, कि जब तक जम्मू है ये कश्मीर को नहीं ले सकते, तो ये प्रूव हो गया। और जहां जम्मू के लोग डटे रहे बॉर्डर पे, उन्होंने अपना, मैंने ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं कि वहां पे जो बॉर्डर में खाली भी किया करने के लिए ऐलान हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, खाली हो जाइए, वहां मेल मेंबर्स वहां पे रहे, फीमेल्स और बच्चे उन्होंने शिफ्ट किए, ये बोलने के लिए कि हम भारत की आर्मी के साथ लड़ने के लिए यहाँ पे रहेंगे। ये है जम्मू का डोगरा, ये है यहाँ के बहादुर लोग जिन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। और दूसरी तरफ आप देखिए कि आपने वो खबर पढ़ी होगी कि हमारे ज्वार टनल के उस पार कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने दुश्मन को हमारी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस का पता बताया। तो ये कंट्रास्ट देखिए, और देश को भी देखना चाहिए कि जम्मू रीजन जो है वो किस जज्बे से भरा है। और जिस रीजन की हमेशा बात की जाती है, हमेशा वो मीडिया के सुर्खियों में रहना चाहता है। और मैं यहाँ दो टूक ये बात बोलना चाहूंगा, एक दुख मुझे जरूर हुआ प्रधानमंत्री जी के भाषण में, उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को फिर से पीओके बोला, जबकि 90% एरिया जो है पीओजेके वो जम्मू का है। तो मुझे लगता है एक नैरेटिव जो कि हर चीज को कश्मीर बोलना, हर चीज को पीओके बोलना, मुझे लगता है ये गवर्नमेंट के जो हमारे जो
थिंक टैंक हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट बातें हैं। तो ये जम्मू रीजन को आप पूरी तरह इग्नोर कर देंगे, जिस रीजन ने एक कवच की तरह काम किया यहाँ पे, मुझे लगता है ये भी सही बात नहीं है। और मैं साफ, क्योंकि सीधी बात करता हूं, प्रधानमंत्री जी के तो लीडरशिप की कोई इसमें दो राय नहीं है कि उन्होंने एक्सट्रीम अपनी जो एक लीडरशिप क्वालिटी इसमें डेमोन्स्ट्रेट की। और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई भारत जो है 1980 के दशक से लड़ रहा है, तो मैं उसमें ये कहने में नहीं हिचकूंगा कि ये जो एक डिसाइसिव जो 10 मई 2025 को जो हुआ है ना, ये एक डिसाइसिव स्टेप है। 7 मई से 10 मई 6 मई की रात से शुरू होके ये ऐसा झटका इन्होंने पाकिस्तान को दिया है अगेंस्ट वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन थी। ये बहुत ही एक आतंक, देखिए एक देश से लड़ना, पाकिस्तान से लड़ना, खुली लड़ाई हमारी 65 में भी हुई, 47 से शुरू हो गई थी आखिर, उसमें भी हमने खाली करवाया इनसे। और नेहरू जी यूएन नहीं आते तो पीओजे के आज हमारा होता, तो वो तो उन्होंने ब्लंडर किया। 1965 में लड़े, कतर में लड़े, कारगिल की लड़ाई हुई, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने मुंह की खाई। लेकिन ये कायर कोवर्ड लोग ये सुधर तो सकते नहीं है। इन्होंने बस यही तरीका अपनाया कि कायरों की तरह हो, हमारे ही लोगों को हमारे अगेंस्ट यूज करो। और ये आतंकवाद बहुत ही ट्रिकी जैसा सिचुएशन था कि पहले पंजाब में हुआ, और पंजाब में जब आतंकवाद था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, और उनको अपना बलिदान पंजाब के टेररिज्म को टैकल करते हुए देना पड़ा। जो लोग कहते हैं कि मोदी जी और इंदिरा गांधी जी का कंपैरिजन, इंदिरा जी ने कतर की ओपन वॉर जीती है, उसमें उनको पूरा क्रेडिट है। आतंकवाद की लड़ाई में अगर आप उनको मोदी जी से कंपेयर करो तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी पूरी तरह लड़ाई नहीं लड़ पाई थी, उनको अपना बलिदान उनको देना पड़ा देश के लिए। तो वो एक मिसप्लेस्ड कंपैरिजन है। लेकिन उसके बाद देश ने जो लड़ाई लड़ी, जो आप 1988-89 में पंजाब का आतंकवाद खत्म हुआ तो कश्मीर में शुरू हो गया, कश्मीर में आया तो जम्मू में आ गया, जम्मू के बाद ये फिर देश में फैलना शुरू हो गया। दिल्ली में पार्लियामेंट अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर असेंबली पे अटैक हुआ, हमारे कई शहरों में बम ब्लास्ट हुए। हमारा जो सबसे हीनियस और वर्स्ट जो टेरर अटैक 2008 का मुंबई में जो 26/11 हुआ, तो ये आतंकवाद का ग्राफ बढ़ता रहा। लेकिन हम क्या रिस्पांस देते थे, मुझे आप अगर ये भी सहमत होंगे 2014 से पहले क्या रिस्पांस होता था, इंक्लूडिंग मैं वाजपेयी जी के टाइम की भी इसमें इंक्लूड करता हूं। हम क्या करते थे, निंदा करते थे और पाकिस्तान को सबूत देते थे, डोजियर देते थे, पाकिस्तान उसको डस्टबिन में फेंक देता था, लोगों को बुला के इन्वेस्टिगेट, बिल्कुल, कि ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, स्टेट एक्टर हैं। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ, एक बार मोदी जी ने मौका दिया, पठानकोट बेस पे जब अटैक हुआ उनको बुला के करवा दिया इन्वेस्टिगेट, और उनको पता चल गया कि ये किस तरीके से पाकिस्तानी हमें बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन उसके बाद 2016 में उड़ी का अटैक हुआ तो उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा का अटैक हुआ तो बालाकोट स्ट्राइक हुई, और पहलगाम की जरूरत की इन्होंने। पाकिस्तान ने सोचा होगा कि 2019 में तो मोदी जी के पास 282 थे, अब 240 से तो शायद कमजोर हो गए होंगे, तो वो कुछ सोच में पड़ेंगे रिस्पांस में, लेकिन नहीं, एक ऐसा उनको जवाब मिला। और ये अनप्रेसिडेंटेड है आशीष जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पीस टाइम में ये लड़ाई नहीं थी, ये वॉर नहीं थी, ये पीस टाइम था। पीस टाइम में आतंकवाद के खिलाफ जाते हुए इन्होंने पहली बार किसी पाकिस्तान दुश्मन देश की मिलिट्री बेसिस को और उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट किया ओपनली, और वो भी दुनिया को बता के डंके की चोट पे कि हम ये करने वाले हैं और हमने किया है। ये चोरी छिपे इनकी तरह नहीं कि आतंकवादी हमला किया और अपने फौजियों को भी ऑन करने से रोकते हैं ये कायर पाकिस्तानी, लेकिन हमने डंके की चोट पे और इतने अच्छे तरीके से सुनियोजित तरीके से वहां के लोगों को कि मिनिमम डैमेज पहुंचे। अभी आज भी न्यूज आई है कि इनके रडार पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का प्लेन भी था, इन्होंने नहीं उड़ाया। ये भारत और पाकिस्तान में फर्क है, ये उड़ा सकते थे इनका, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम तो खत्म हो गया था पाकिस्तान का, तो वो भारत में और पाकिस्तान में यही फर्क है। तो इन्होंने उनको टारगेट किया और ऐसी कमर तोड़ी पाकिस्तान की, क्योंकि आतंकवाद की जननी है वहां की आर्मी, ये सबको पता है। लेकिन वो इतने साफ तरीके से उनकी सरकार और उनकी आर्मी इतने तरीके मुकर जाते थे, वो कहते थे कि हमारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो तो उन पे हमारा नियंत्रण नहीं है। ये इन्होंने मतलब, हालांकि आर्मी और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं, आपने देख लिया जो जनाजा उनका हुआ है मसूद अजहर के भाई का, वहां पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के झंडे में लिपट के, और आज उनको कंपनसेशन दिए 1-1 करोड़ की। 14 करोड़ मसूद अजहर को दिए क्योंकि 14 उसकी फैमिली के लोग उसमें मारे गए।
तो ये इसका मतलब ये दुनिया ने देख लिया कि इनकी आर्मी ही आतंकवादी है, क्लियर हो गया। गंगाधर ही शक्तिमान है, तो हम तो अलग अलग करके हमें बेवकूफ बनाते रहते थे कि वो अलग है, ये अलग है, ये सेम है। और प्रधानमंत्री जी ने अपने एड्रेस में क्लियर कर दिया कि ये स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, आर्मी, ये आतंकवाद, ये नहीं चलेगा। एक भी हमला हुआ वो एक्ट ऑफ वॉर है और उसको उसी की तरीके से जवाब दिया जाएगा। मुझे लगता है एक डिसाइसिव, एक ये जो 5-6 दिन है ऐतिहासिक हैं भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, और ये इसके बाद जो होगा वो डिसाइसिव ही होगा। अगर पाकिस्तान में जरा भी कोई समझदारी होगी, कोई वहां समझदार लोग बैठे होंगे, तो वो आतंकवाद को छोड़ देंगे। अगर अगर उन्होंने फिर ये जरूरत की, जो तो मुझे लगता है कि वो सुधरने वाले तो है नहीं, तो वो तो जो उनका इतिहास बताता है तो वो सुधरेंगे नहीं, तो वो फिर अपना अंत, जैसे उन्होंने बोला, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अगर आतंकवाद को पाकिस्तान नहीं छोड़ता है तो उसका अंत निश्चित है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे देश में भी कुछ लोगों को शंकाएं थी, देखिए ये लड़ाई नहीं थी, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फर्क है। इसमें हमारा एम था आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना, वो हमने कर दिया, और भारत ने उसी दिन बोल दिया कि हमने नष्ट कर दिया है, आगे एस्केलेट करने की हमारी कोई मंशा नहीं, हमने अपने टारगेट अचीव कर लिए। जितने भी हमने जहां जहां हमने 21 टारगेट 22 टारगेट चूज किए थे, उसमें 9 को हिट किया क्योंकि वहीं पे आतंकवादी थे, बाकी 12-13 को हमने अभी भी हिट नहीं किया। ये उन्होंने क्लियर किया और उन्होंने बोला हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड। तो अगर पाकिस्तान एस्केलेट नहीं करेगा तो हम भी एस्केलेट नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान कहां सुधरने वाला था। उन्होंने हमारे कितने शहरों पे अटैक किए, जम्मू को अटैक किया, तो उसका जवाब उनको 10 मई की सुबह सुबह मिल गया, जब उनके एयर बेसिस सब कुछ तहस नहस हो गए, तो घुटनों पे आया और बातचीत के लिए फोन करना पड़ा उनको। तो मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा जो एक प्रिसीजन के साथ, हमारे एक तो गर्व होना चाहिए हमें अपने आर्म्ड फोर्सेस पे, दूसरा गर्व होना चाहिए देश की लीडरशिप पे, जिन्होंने इनको फ्री हैंड दिया। देखिए 2008 में भी जो हमारे पुराने एयर चीफ मार्शल, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि हमने तब के प्रधानमंत्री को बोला कि हमें दीजिए छूट। ये स्ट्राइकें तब हुई होती 2008 में मुंबई के बाद, दुनिया ने कुछ नहीं बोलना था हमें, लेकिन आज को आतंकवाद खत्म हो गया होता, लेकिन तब हिम्मत नहीं जुटा पाए हम। लेकिन हमारे फोर्सेस में तब भी दम था, आज भी दम है। फर्क आया लीडरशिप में, लीडरशिप ने उनको तब खुला हाथ नहीं दिया, अब खुला हाथ दिया। ये सब लोगों को देखना चाहिए कि जब कहते हैं ना कि सरकार ने किया गया, सरकार ने यह किया कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है उन पर विश्वास प्रकट किया, उनको खुला हाथ, उनमें कॉन्फिडेंस शो किया, और उसके बाद भी किया, होने के बाद भी। आज प्रधानमंत्री वहां एयरफोर्स के स्टेशन में, अब राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं जम्मू में, तो प्रधानमंत्री आदमपुर में गए। तो ये होता है कि जो देश की लीडरशिप है वो हमारी आर्म्ड फोर्स के पीछे खड़ी। तीसरा, जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बनाई, ये डिफेंस सिस्टम, दुनिया इस टाइम हक्की बक्की है हमारी टेक्नोलॉजी पे। आपको शायद ज्ञात हो ना हो, जब हम कारगिल में, जब हमने इस तरह के 1-2 बार ट्राई किया था ये इस तरह स्ट्राइक करने की, तो वो टारगेट पे नहीं लगे थे, क्योंकि उस टाइम जीपीएस सिस्टम यूज किया था भारत ने, और अमेरिका ने उसमें गड़बड़ कर दी थी, वो फॉल्ट आ गया था, तो वो हिट नहीं कर पाए। तो भारत, ये इस बार हमने अपना इंडिजिनस, जो कहता है ना इंडियन चीजें, कि इंडियन है तो अच्छा नहीं होगा, इंडियन ने आज प्रूव कर दिया कि ये जो बाहर बाहर का जो आपने लगाया ना कि फॉरेन की चीजें अच्छी होती हैं, यूएस की चीजें अच्छी होती हैं, यूके की चीजें अच्छी होती हैं, तो भारत ने प्रूव कर दिया कि अब वो भारत नहीं है, अब हमारी चीजें उनसे बेटर, और दुनिया देख रही है कि इन्होंने कैसे किया। इतना अच्छा हमारा सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, नाविक, हमारे इंडिजिनस सारे ये जो हमने बनाए, डीआरडीओ ने बनाए, हमारे जो डिफेंस के जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमारा इतना अच्छा सिस्टम बन गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना जबरदस्त यूज अमेरिका भी नहीं सोच सकता, इतनी दूर हमारा देश पहुंच चुका है। तो हमें गर्व करना चाहिए अपने आर्म्ड फोर्सेस पे, अपने साइंटिस्ट पे, जिन्होंने हमें इतना संपन्न बना दिया। और ये जो 5-6 दिन हैं, इनको आप जितनी बात करें इतने कम है। हम, अगर आपने आपको एक प्राउड भारतीय अगर आप भी फील नहीं कर रहे, और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में आ रहे हैं जिनका काम ही है झूठ बोलना, जो वीडियो गेम दिखा रहे हैं, वीडियो गेम के वीडियो निकाल निकाल के दिखा रहे हैं, हमने हिट कर दिया, वो हिट कर दिया, तो उन लोगों पे ना जाए। वो नकारे झूठे लोग हैं, हारे हुए लोग हैं, उनके जनरलों ने आज तक एक भी जंग नहीं जीती और मेडल 10 लगा लिए हुए हैं।
वो कोई बताए भी उनको मेडल किस बात का मिला है, जंगे हारने का, और वो चले हुए हैं शहरों में, अफरीदी खड़ा हो गए झंडे लेके, हमने जीत लिया। क्या जीत लिया भाई? अपनी बेइज्जती करा के, अपने बेसिस खत्म करके, अपने घुटनों पे आप आ गए बात के लिए वो करने, तो आप उसको अगर आप जीत बोलते हो तो वो जीत आपको मुबारक हो। तो ऐसा देश है। जीता ना वो 99 वाले। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा 65 ये 65 71, जब इनके 93,000, वो तो सामने है 93, ये एक अभिनंदन दिखाते तो हमारे पास तो 93,000 थे। ये अभी 99 सीट्स लेके भी आपने देखा होगा ना, वो जीत दिखाई थी जब 2024। वही वही, ये एक जैसी ही सोच वाले लोग हैं ना, तो अब इनको समझना चाहिए। और ये जो 99 वाले हैं, देखिए आपको पता हो ना हो, किस देश ने पाकिस्तान का साथ दिया? तुर्की, अजरबैजान। तुर्की में आपको पता है कि कांग्रेस का ओवरसीज का ऑफिस जो है वो तुर्की में है। तो इस पार्टी को सबसे पहले वो ऑफिस बंद करना चाहिए अगर वो भारत के साथ है। तो ये मतलब दिखाता है कि ये कहां कहां ये लोग किस मंशा के साथ बैठे हुए हैं। मुझे लगता है अब भी जो भी टाइज हैं इनकी, और जो भी सॉफ्ट कॉर्नर है इस दुश्मन देश के लिए, क्योंकि हम जम्मू के लोगों ने साफ साफ देखा है कि इनकी कितनी नफरत है, और अगर ये डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो आज हम नहीं होते। तो ये हमें सबक भी लेना है, और आगे के लिए कि हमारी जो सोच है, जो हमारी जो फेथ है हमारी फोर्सेस पे और हमारी लीडरशिप पे, वो अमिट और एक मतलब जो कहते हैं ना, रॉक सॉलिड होनी चाहिए। इस देश की लीडरशिप, इस प्रधानमंत्री की मंशा में कतई भर भी शक ना करें। 22 अप्रैल के बाद बड़े लोगों ने बोला कि 29 भी हो गई, 30 भी हो गई, मई भी आ गया, तो ये कर कुछ नहीं रहे, तो सिर्फ भाषण दे रहे हैं। नहीं, ये आप भरोसा रखिए, ये अगर लीडरशिप ने बोला है कि आतंकवाद को खत्म करेंगे तो ये करेंगे। तो हमें सिर्फ इन पे भरोसा रखना है, और इन पे नहीं है तो आप आर्म्ड फोर्सेस पे तो रख ही सकते हैं। अगर आप कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइम, तो आप हमारे आर्म्ड फोर्सेस को क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कतई मंजूर नहीं है। हमें एक प्राउड भारतीय को कभी मंजूर नहीं है। और ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा ये जो आ रहा है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, 90% लोग पाकिस्तान के एक्टिव हैं, और वो मक्कार लोग, कभी आपके नाम का उन्होंने बनाया होगा, कभी माता वैष्णो की फोटो लगा के, शिव जी की फोटो लगा के, जो प्रोफाइल है ना, सब पाकिस्तानी है जो आपको भड़काते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का टाइम है, वो चला हुआ है। और ये जो साई ऑपरेशंस को साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस बोलते हैं, तो ये इसका पार्ट है। हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। और ये जो बाकी ड्रोन्स खिलौने वो पाकिस्तान भेजता रहेगा, उससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, उससे थोड़ा सा चौकन्ना रहना। और जो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, और मैंने ये भी देखा कि कितनी अफवाहें, माता वैष्णो देवी पे अटैक हो गया, बिहेडिंग हो गई, मुझे लगता है ये सब हमारा दुश्मन फैलाता है, ताकि हमारे यहाँ कम्युनल डिस्कार्ड हो, यहाँ पे दंगे हों, वो उनको सूट करता है। तो हम लोगों को किसी भी चीज पे विश्वास करने के बजाय उसको थॉरोली चेक करना चाहिए। और हमारे मीडिया में भी ब्रेकिंग न्यूज वाला जो एक कल्चर है, मुझे लगता है वो भी एक उनको इस सारे 5-6 दिन में अगर किसी की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है तो हमारे नेशनल मीडिया की खत्म हुई है। मुझे लगता है गिरेबान में झांकने की जरूरत है। और हमें जो विश्वास एक क्रेडिबल मीडिया चाहिए, वो उनको वो वैसा बनना चाहिए। और इंक्लूडिंग फ्यू चैनल्स भी जो इस पे है, जो लाइव दिखाने की होड़ में रात को 2 बजे भी दिखा रहे हैं ड्रोन, तो वो भी आप पाकिस्तान के काना क्यों बन रहे हैं? वो तो आप ही के चैनल्स को देख रहे हैं कि अभी हमने कर दिया तो लगा दो इनका चैनल। तो आप तो उनकी मदद कर रहे हो जाने जाने, आप तो अपनी न्यूज बना रहे होंगे, लेकिन आप तो उनको कान और आंख बन गए। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम जिस जगह बैठे हैं जम्मू में, बहुत ही संवेदनशील जगह है, यहाँ पे हमें पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करना चाहिए। और देश में भले ही हम सेना में नहीं है, लेकिन एक जिम्मेवार भारतीय होने का अगर हम अपनी जिम्मेवारी पूरी करते हैं, तो वो सेना के कंट्रीब्यूशन से कहीं कम नहीं है। तो यही है कि ये जो समय जो अभी गया है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। अभी मुझे तो पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इन्होंने थोड़ा सा टाइम लेके फिर से कुछ ना कुछ मिसएडवेंचर करेंगे, तो हम लोगों को आगे आने वाले टाइम के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक ये आतंकवाद का जो राक्षस है ये खत्म नहीं होता, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। और इतना मैं बता देता हूं, ये डिसाइसिव फेज में पहुंच चुका है, हम ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। लेकिन पूरा जीत तब होगी जब पाकिस्तान जो है उस कंडीशन में आ जाएगा कि वो किसी आतंकवादी को यहाँ पे भारत में भेजने या जम्मू कश्मीर में भेजने की जरूरत नहीं करेगा। और मुझे लगता है वो समय जल्दी आएगा। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उसके 3-4 हिस्से होना तो आगे आप देखेंगे आने वाले 6 महीने में, साल में, 2-3 साल में
वो टूट के 4-5 देशों में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पे स्थायी शांति आएगी। अगर ये देश रहता भी है, सुधर जाता है, हमें उसमें कोई इशू नहीं है, हमें उनसे कोई ऐसा नहीं है, वहां की आम जनता से, सिविलियन पॉपुलेशन से नहीं है। जब तक वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें उनसे एतराज है। अगर वो आतंकवाद को नहीं सपोर्ट करते, वो भी पीस में रहें, हम भी पीस में रहें, हमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अपनी जनता को, जम्मू वासियों को, देशवासियों को ये कहना चाहूंगा कि आतंकवाद की लड़ाई अभी चलनी है और कृपया अपनी लीडरशिप पे, अपनी आर्म्ड फोर्सेस पे यकीन रखें, उन पे अनड्यू प्रेशर ना डालें अपने कमेंट्स डाल के कि ये क्या हो गया। हमें सारी सिचुएशन का नहीं पता होता है, लेकिन जो लोग उधर बैठे हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उनसे बड़ा हमारा शुभ चिंतक कोई नहीं है। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा आशीष जी कि हमारे जम्मू रीजन को इन्होंने छलनी करने की कोशिश की और कुछ हिस्सा, पुंछ हमारा भाग है, पुंछ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वहां के लोगों के लिए मुझे लगता है कि हमें आवाज भी हमें उनकी बनना चाहिए और मांग करनी चाहिए। और मैं यहां आपके प्लेटफॉर्म से मांग करूंगा कि कोई सेंटर का मिनिस्टर, अभी मैं चाहूंगा होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर पुंछ में जरूर आए, वहां पे देखें कि वहां जो भी, वहां पे पुंछ सिटी में खास करके जो नुकसान हुआ है उसके लिए एक स्पेशल पैकेज, कश्मीर में तो अब 1 मिनट में अनाउंस करते हैं, पुंछ के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए। वहां के लोगों की डिमांड है, जिस तरीके से अटैक हुआ है, एक मेडिकल कॉलेज पुंछ में भी दिया जाए, क्योंकि रजौरी में तो है ही है। पुंछ में जिस तरीके से अभी जो हुआ, सारे पेशेंट्स घायल रजौरी में भेजने पड़े, तो डिस्टेंस है वहां पे, एक मेडिकल कॉलेज पुंछ में दिया जाए, बंकर्स का वहां पे प्रबंध किया जाए कल को, क्योंकि बाज तो पाकिस्तान ने आना नहीं है। मुझे लगता है हमें सबक लेके, और जो लोग जिन्होंने बलिदान दिया है उनको एडिक्वेट कॉम्पनसेट, अब जो चला गया वो तो वापस वो भरपाई हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हैं उनके जख्मों पे मरहम हमें लगाना चाहिए और उनकी बात हमें एक पुरजोर तरीके से करनी चाहिए कि लेट्स रीबिल्ड पुंछ। पुंछ के ना सिर्फ लोगों को, वहां के जो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे था उसको किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, क्योंकि इन लोगों ने सारा ब्रंट जो है वो पाकिस्तान का सहारा। अभी भी रुक रुक के बॉर्डर एरियाज में बीच बीच में गोलीबारी चलती रहती है। मुझे लगता है कि डिसाइसिव हमें उनको एक प्रोटेक्शन देने की जरूरत है पूरे देश को, क्योंकि हमने लड़ाई में एक जीत तो हमें एक डिसाइसिव मिली है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीत, लेकिन इन लोगों की हमें जो इन्होंने सफरिंग्स हैं और इन्होंने जो बलिदान दिया है उनको भी नहीं भूलना चाहिए और हमें प्रायोरिटी पे इनकी आवाज बन के, और इवन हमें अगर कोई फंडिंग भी करनी पड़े इन लोगों के लिए, कुछ करने के लिए, मुझे लगता है वो हम लोग करते ही रहते हैं, वो भी मैं अपील करूंगा सबसे कि वो किया जाए। हमारे भाई बहन जो भी बुजुर्ग वहां पे इस टाइम टर्मोइल में हैं, हमें उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होने की जरूरत है। और मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे विचार रखने का मौका दिया, और मैं यही अंत में कहना चाहूंगा कि अभी ये लड़ाई पूरी नहीं हुई है। हमें एक सबक लेके, जो जो भी हमसे गलतियां होती रहती हैं, तो जो भी गलतियां हुई हैं हम उनको करेक्ट करें और एक जिम्मेवार नागरिक होने का, एक अच्छे भारतीय होने का एक अपना हम ड्यूटी निभाएं, ताकि जो भी हमारे देश पे बलिदान दे उसको ये लगे कि हाँ, हमने उन देश के नागरिकों के लिए बलिदान दिया जो कि बहुत अच्छे नागरिक थे। तो मुझे लगता है कि हमें एक तो आर्म्ड फोर्सेस का धन्यवाद, हमारी लीडरशिप का धन्यवाद, हमारी साइंटिस्ट का धन्यवाद और हमारी जनता का धन्यवाद, जिन्होंने इतना सौहार्द बनाए रखा और कोई भी इंटरनल टर्मोइल नहीं होने दिया। मुझे लगता है कि एक प्राउड भारतीय होने का ये एक जो हम प्राइड फील कर सकते हैं, ये जो हमने 5-6 दिन, जो 22 अप्रैल के बाद हमने संयम दिखाया और अपना जवाब भी दिया और उसमें अपना कंपोजर दिखाया, ऊपर से टॉप टू बॉटम तक, मुझे वो अपने भारतीय होने पे बहुत गर्व है। और मैं यही कहना चाहता हूं सबको कि ऐसा देश, ऐसा जो विविधताओं से भरा हुआ देश, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग इस तरीके से एकजुट होके अपने दुश्मन का मुकाबला कर रहे हो, ऐसे हमने लाइव पहली बार देखा है। हमने कभी 71 की लड़ाई नहीं देखी, कारगिल हमने जरूर देखा था, वो कारगिल में ही सीमित रहा था, लेकिन इस तरह की लड़ाई जो है वो हमने पहली बार देखी है और मुझे लगता है कि अपने देश के लिए गौरवान्वित होने का ये अवसर दिया हमने। तो मुझे लगता है कि सब माता रानी, हमारे भगवान शिव इस धरती पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हम ये जो आने वाले टाइम में कोई और भी अगर कोई चैलेंजेस आते हैं उसको हम ओवरकम कर पाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, और मैं एक बार फिर से हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका धन्यवाद करूंगा, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा
जिन्होंने हमारे लिए इतने अच्छे डिफेंस सिस्टम्स खरीदे और आज हम लोग बच पाए हैं। बाकी पाकिस्तान अगर बाज नहीं आता तो प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि वो उसको जो है हम लोग एक्ट ऑफ वॉर काउंट करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर उसी तरह से और इससे बड़ा अटैक होगा जो अभी उन्होंने देखा है। और बाकी न्यूक्लियर के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की भी वो कोशिश ना करें, क्योंकि उनसे भी डील करना उन्हें अच्छे से आता है। धन्यवाद जी, राम राम। आप अपनी राय इस वीडियो पर रख सकते हैं। बाय वाली माता सदा हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे।